Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the FEE online MDCAT preparation. This is Dr. Numan Asgar, your biology expert. So let's start today's topic. Transport in plants. Transport in plants. So, the things which are important in the case of transport in plants include water, minerals, and food. So, there are two kinds of transport in the case of plant, either it is short distance or it is long distance. So when we talk about short distance transport is carried out by diffusion, cytoplasmic streaming. And when we talk about long distance, it is carried out by vascular bundles. जो vascular bundles होते हैं, they are obviously that is xylem and phloem. और इनकी जो ट्रांसपोर्ट है उसको हम कोलेक्टिवली कहते हैं ट्रांसलोकेशन. लोकेशन चेंज कर देना. द वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द सॉइल कैन गो इनटू द लीव्स, अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एंड द फूड दैट इज फॉर्म्ड इन द leaves or the roots, and it is gone to the site of utilization. So when we talk about the very important is diffusion, which that is the movement of solute particles from high to low concentration. It occurs till equilibrium. जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता तब तक ये कंटिन्यू रहता है डिफ्यूजन, और it is a passive transport as we know. So important thing in the case of means of transport is to understand about osmosis. Osmosis को जब define किया जाता है तो osmosis के बारे में कहा जाता है. इसकी सबसे पहली जो definition है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा osmosis की. That is the movement of water from its high concentration to its low concentration. यानी कि वाटर जो है वो अपनी हाई कंसनट्रेशन से अपनी लो कंसनट्रेशन में मूव करेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो हर डेफिनेशन का पार्ट होगी, इसलिए इसको मैं दोबारा मेंशन नहीं करूँगा. सेकंड देखिएगा कि जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो मूवमेंट है ऑफ वाटर फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो water potential through a semi-permeable membrane. Number 3, movement of water from low solute to high solute. Number 4, movement of water from dilute solution to concentrated solution. Number 5, movement of water from hypotonic solution to hypertonic solution. So these are the 5 kinds of definitions in the case of osmosis. तो इस यूनिट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये 5 जो definitions हैं वो रिमेंबर करना, याद करना, समझना बहुत ज़रूरी है. अब ऑस्मोसिस की ये टाइप्स हैं. एक होती है एक्स ऑस्मोसिस और एक होती है एंड ऑस्मोसिस. दिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर आउट द सेल, तो उसे हम कहते हैं एक्स ऑस्मोसिस. और ये होता है मूवमेंट ऑफ वाटर इन सेल. तो जब वाटर सेल के अंदर मूव करेगा तो एंडोस्मोसिस कहलाता है, जब वाटर सेल से बाहर मूव करेगा तो एक्सोस्मोसिस कहलाता है. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. सो दिस इज द डायग्राम फ्रॉम द रूट हेयर्स टू द जाइलम. इसको मैं लेबल कर देता हूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए. दैट वन इज रूट हेयर एंड दिस वन इज द एपिडर्मस. दैट इज शोइंग द कॉर्टेक्स. ये जो सीक्वेंस होता है, जिस सीक्वेंस में cells present है, that is a endodermis. That portion is of pericycle. That portion is of phloem. That portion is of cambium and that portion is of xylem. तो फाइनली रूट हेयर से जो xylem वेसल्स हैं वहाँ पे जो वाटर है और मिनरल्स हैं वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये इसमें हम 2 मैकेनिज़म्स को डिस्कस करेंगे.
Number one is the apoplast pathway. Apoplast pathway is through, इसमें जो वाटर है वो रूट हेयर से जाइलम तक मूव करेगा थ्रू सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसिस के दरमियान से मूव करना है इसने. It doesn't cross plasma membrane and it is not the part of cell cytoplasm. जो पानी इसमें से गुजरेगा वो सेल साइटोप्लाज्म का पार्ट नहीं होता. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो मैक्सिमम मूवमेंट है दैट इज़ थ्रू एपोप्लास्ट. सो दैट्स वाई इट इज़ ऑफ ग्रेटर इम्पॉर्टेंस. सो अब इसको देखते हैं. मैं ये ब्लू से शो करूँगा एपोप्लास्ट पाथवे ताकि आपके लिए क्लियर हो सके. बट उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे मैं लेबल कर देता हूँ सो डैट एवरीथिंग विल बी क्लियर. दिस इज़ नोन एज कैस्पेरियन ट्रिप. और कैस्पेरियन ट्रिप की इम्पोर्टेंस ये है कि जो ट्रांसपोर्ट है वाटर की वाया एपोप्लास्ट पाथवे इज़ ब्लॉक्ड एट एंडोडर्मस बाय कैस्पेरियन ट्रिप्स. अब देखिएगा इसको. सो व्हेन the water from the soil enter into the root hairs via the process of diffusion. This water then enters over here via diffusion. और अगर ये एपोप्लास्ट पाथवे है तो दिस वाटर विल गो हेयर, सेल वॉल टू सेल वॉल, इंटरसेलुलर स्पेसिस, सेल वॉल टू सेल वॉल, इंटरसेलुलर स्पेसिस, सेल वॉल टू सेल वॉल, एंड हेयर इट गेट्स ब्लॉक वाया कैस्पेरियन स्ट्रिप से ये ब्लॉक हो जाएगा. सो अब ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो एंडोडर्मस है इसमें ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेल है जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट नहीं होती. तो इस सेल को कहा जाता है, यहाँ पे मैं शो करूँगा इस सेल के बारे में इंफॉर्मेशन हेयर. दिस इज़ नोन एज पैसेज सेल. अब इस सेल से किस ट्रांसपोर्ट को के थ्रू मूव किया जाएगा ये मैं अब आपको बताता हूँ. सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि एपोप्लास्ट पाथवे जिससे मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट हो रही है वो अभी मैं बताता हूँ वो कैसे हो रही है. वाटर मूव किया, सेल वॉल टू सेल वॉल मूव करेगा, इंटरसेलुलर स्पेसिस से मूव करेगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पे आके एंडोडर्मस पे आके ये पाथवे ब्लॉक. उसके बाद अब देखते हैं सेकेंड पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे. सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है? जिसमें वाटर मूव करेगा थ्रू सेल टू सेल वाया प्लाज्मोडेस्माटा मूव करता है. एंड जो वाटर इसमें से मूव करेगा डैट बिकम द पार्ट ऑफ सेल साइटोप्लाज्म. वो डिज़ोल्व हो जाएगा उसमें और उधर से मूव करेगा. और इसलिए ये इसमें जो ट्रांसपोर्ट होती है वो लेस होती है, मैक्सिमम नहीं होती, मिनिमम होती है. और इसलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम है. तो वो देखिएगा क्यों कम है. अब मैं आपको बताता हूँ बाई शोइंग through this diagram. So I will mention it with the red one. So red one जो है वो अब मैं simplest pathway के लिए show कर रहा हूँ. So here you can see when water move via simplest pathway it will move from cell to cell to cell to cell to cell through this passage cell से ये move कर जाएगा over there यहाँ पे. तो passage cell से जब ये move करेगा तो अब passage cell से आगे जो movement है वो दो तरह की हो सकती है. आइदर वो एपोप्लास्ट होगी, आइदर वो सिम्प्लास्ट होगी. तो अगर वो एपोप्लास्ट होगी तो डैट विल बी लाइक दिस वन. ये एपोप्लास्ट मूवमेंट है जो यहाँ से मैं शो कर रहा हूँ आपको. सो दिस इज़ हाउ इट एंटर्स इनटू द जाइलम. और अगर हम सिम्प्लास्ट पाथवे की बात करें तो यहाँ से जो मूवमेंट होगी डैट इज़ थ्रू सेल टू सेल लाइक दिस. इट विल मूव ओवर देयर थ्रू द जाइलम वेसल्स. सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैट कि जो मूवमेंट होती है क्योंकि जब साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ होके वो आगे जाएगा, डिज़ोल्व होके आगे जाएगा तो इट विल टेक टाइम. सेल वॉल टू सेल वॉल जो मूवमेंट होती है ये फास्ट होती है, मैक्सिमम होती है. इसे हम एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं. तो इस तरीके से जो वाटर है वो सॉइल से जाइलम तक पहुंच जाता है. अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि रूट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन और यू कैन से द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मोडेस्माटा दे combine to form one partially permeable membrane.
सो दिस इज़ हाउ एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे के थ्रू जो मूवमेंट होती है, ठीक है। अब हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने हैं। सो थ्रू कॉर्टेक्स कौन सी मूवमेंट होती है? बोथ एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। हियर यू कैन सी बोथ एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट मूवमेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन। जब आप बात करेंगे इन एंडोडर्मस, ओनली सिम्प्लास्ट मूवमेंट, सिम्प्लास्ट पाथवे के थ्रू जो है ना वाटर मूव करता है। और फिर उसके बाद जो इनर साइड है पेरिसाइकल से लेके जाइलम तक, इनर साइड में बोथ पाथवेज अगेन एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे के थ्रू जो है वो वाटर सॉइल से जाइलम तक पहुंच जाता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कोहेजन टेंशन थ्योरी। सो ये सबसे पहले इन वर्ड्स को हमने ऑब्जर्व करना है। कोहेजन टेंशन थ्योरी जो है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डेट वाज गिवन बाय डिक्सन। अब जो कोहेजन टेंशन थ्योरी में जो वर्ड है कोहेजन, कोहेजन किसे कहते हैं हम, ये अब हम देखते हैं। कोहेजन इज बेसिकली व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम नेचर, अट्रैक्शन बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल्स। So if we talk about water transport, so that is the between water and water. Secondly, adhesion. Adhesion is, that is the attraction, that is the second force through which water is transported via xylem to the upper parts of the plant to different molecules. If we talk about the xylem, then it is between water and lignin that is present in the xylem vessel. And the third most important is transpiration pull. That is the third force that is very important through which water is transported to the upper parts of the plant. So that is basically a chain of water molecules pull force to water to reach upper parts of plant. So इसमें जो आपकी बुक में एग्जाम्पल है, दैट जो ये फोर्स होती है, it is very strong to enough pull water up to 200 meters in plants. So in this the diagram you can see this one is the upper epidermis. ये जो मैंने यहाँ पे शो किया ये upper epidermis है। जो डाइकॉट्स जो प्लांट्स होते हैं उसमें अपर एपिडर्मस में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता, जबकि लोअर एपिडर्मस में जो स्टोमेटा है वो प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली लीफ का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से अब इसको पहले समझेंगे हम कि अगर ये जाइलम वेसल्स हैं तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स, ये मैंने शो किए ये वाटर मॉलिक्यूल्स, ये शो किए वाटर मॉलिक्यूल, ये शो किए वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अगर सपोज हम ये कहते हैं कि ये जाइलम वेसल्स हैं, इनके अंदर ऐसे ये लिग्निन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रेजेंट हैं, लाइक दिस वन, ये लिग्निन के मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रेजेंट हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो इस लिग्निन के मॉलिक्यूल्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा उसे हम एडिशन कहेंगे। सो दैट वन इज एडिशन एंड दैट वन इज कोहेजन। तो जब एक वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपायर करेगा तो पूरी एक चेन वाटर मॉलिक्यूल की जाइलम से वाटर मॉलिक्यूल्स को पुल करेगी और वो पुलिंग फोर्स टिल रूट्स तक जाएगी। हियर यू कैन ऑब्जर्व लाइक दिस। तो अगर यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपायर हुए लाइक दिस वन, तो ये पूरी एक चेन है। ये चेन यहाँ से ये एयर स्पेस यहाँ से मूव करती, यहाँ से मूव करती, ये वाटर जाइलम वेसल्स तक आई, जाइलम वेसल्स से इट विल फ्रॉम द सॉइल ये पुल करेगी वाटर मॉलिक्यूल्स को, और इस तरीके से अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक जो वाटर है वो पहुँच जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है इसको अंडरस्टैंड करना कि जो हमने पहले एक एब्जॉर्प्शन डिस्कस किया कि सॉइल से जाइलम तक वाटर कैसे जाता है, फिर जाइलम से अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे, अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ पे अब लिखने लगा हूँ कि जाइलम की थ्रू जो वाटर की जो ट्रांसपोर्ट है वो होती है unidirectional. So now we will talk about the transpiration and its factors affecting the transpiration. Transpiration सबसे पहले क्या होती है? Loss of water vapors from leaf leaving the cooling effect. So temperature सबसे पहला जो फैक्टर है उसको डिस्कस करने लगे हम। So temperature अगर तो हाई होगा, पहला पॉइंट, if the temperature is high then इंक्रीज़ हो जाएगी रेट ऑफ
transpiration. But second point, if the temperature is very high, then stomata closes due to the hormone abscisic acid and transpiration stops. Now how this abscisic acid working of this abscisic acid, AB कहते हैं इसको. So as we know कि जब हम बात करते हैं ये गार्ड सेल्स की, तो गार्ड सेल्स जिसके सराउंडिंग में होते हैं एपिडर्मल सेल्स लाइक दिस वन, तो नॉर्मली क्या होता है कि जब ये एपिडर्मल सेल से यहाँ पे पोटेशियम आयंस जो हैं वो पंप करते हैं इनसाइड, तो पोटेशियम आयन जब अंदर पंप करते हैं तो वाटर फॉलो करता है इस पोटेशियम आयंस को, और वाटर भी गार्ड सेल्स के अंदर मूव करता है और गार्ड सेल जो है वो स्वेलअप हो जाते हैं. जब वो स्वेलअप हो जाते हैं तो स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाते हैं. अब होता क्या है कि एब्सिसिक एसिड जब हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, पोटेशियम की इस पंपिंग को स्टॉप कर देगा. पोटेशियम की पंपिंग स्टॉप हो जाएगी, जिससे क्या होगा, वाटर गार्ड सेल के अंदर मूव नहीं करेगा, क्योंकि अंदर की जो कंडीशन होगी, अंदर का जो एनवायरनमेंट होगा वो हाइपोटोनिक रहेगा, जिसकी वजह से वाटर अंदर मूव नहीं करेगा और स्टोमेटा जो है वो ओपन नहीं होंगे. तो जब पोटेशियम, तो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा कि वो जो पोटेशियम आयंस हैं उसकी पंपिंग को स्टॉप कर देगा. जब पोटेशियम आयंस की पंपिंग स्टॉप हो जाएगी तो स्टोमेटा जो है के अंदर पानी मूव नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो स्वेल अप नहीं होंगे और वो ओपन नहीं होंगे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे. नेक्स्ट इज़ द ह्यूमिडिटी. सो हेयर यू कैन सी द ह्यूमिडिटी इज़ द वाटर कंटेंट इन द आउटर एनवायरनमेंट. तो ऑब्वियसली जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, आउटर एनवायरनमेंट में वाटर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन कम होगी, और जब ह्यूमिडिटी लेस होगी तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी. नेक्स्ट फैक्टर इज़ लाइट. सो लाइट जो है जब इंक्रीज़ होगी, व्हेन द लाइट इंक्रीजेस, तो उससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ हो जाएगी. तो जब फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ होगी तो उससे क्या होगा, इसका मतलब ग्लूकोज जो है उसकी फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है. तो अगर हम बात करेंगे गार्ड सेल्स की, तो गार्ड सेल्स में क्योंकि क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, तो गार्ड सेल्स में ग्लूकोज की क्वांटिटी, ये ग्लूकोज को शो कर रहा हूँ मैं, ये इंक्रीज़ जब हो जाएगी तो इसका मतलब जो गार्ड सेल्स हैं वो हो जाएंगे हाइपरटोनिक एज़ कंपेयर टू द साइडी सेल्स. ये जो एपिडर्मल सेल्स यहाँ पे होते हैं इसकी निस्बत जो है ना ये हाइपरटोनिक हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वाटर है डेट स्टार्ट मूविंग इनसाइड द गार्ड सेल्स, और जो गार्ड सेल हैं वो टर्जिज हो जाएंगे और स्टोमा जो है वो ओपन हो जाएगा. स्टोमा ओपन हो जाएगा, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाएगा. तो इसका मतलब इंक्रीज़ इन लाइट, इंक्रीज़ इन द ट्रांसपायरेशन प्रोसेस. तो अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी की, इंक्रीज ह्यूमिडिटी डिक्रीज द ट्रांसपायरेशन, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ट्रांसपायरेशन के, ह्यूमिडिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ट्रांसपायरेशन के, टेम्परेचर जो है अगर हाई है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, अगर वेरी हाई हो जाएगा तो ट्रांसपायरेशन स्टॉप हो जाएगी, तो तब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन कहलाएगा. नेक्स्ट फैक्टर इज़ विंड. एज वी नो एयर इन मोशन को हम विंड कहते हैं. ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे हमें समझ भी आ रही होगी कि विंड एयर इन मोशन, तो जब विंड हाई होगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो लीफ के इर्द गिर्द होंगे, वाटर वेपर्स, वो डिस्पर्स हो जाएंगे. वाटर मॉलिक्यूल्स disperse and that will cause more transpiration. So now we will talk about carbon dioxide. Carbon dioxide जब लीफ के अंदर इसकी कंसंट्रेशन, लेस कंसंट्रेशन जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड की हो जाएगी, ये एक्टिव पंपिंग करवाएगा. एक्टिव पंपिंग होगी पोटेशियम आयंस की इनटू गार्ड सेल्स, वाटर मूव करेगा इनटू गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे एंड स्टोमा ओपन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड मूव इनसाइड एंड वाइस वर्सा. अब मैं जो सिक्स्थ वन है वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, द सिक्स्थ वन इन दिस बॉक्स. सिक्स्थ वन इज द availability of water. So when less water, less transpiration, more water, more transpiration. So these are the factors affecting the transpiration process.
Thank you very much and Allah Hafiz.